आज के इस क्लास में हम लोग यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि हिंदी और जीके का रहने वाला है। तो जिसका कि आपके एग्ज़ाम में अच्छा वेटेज है 50% का, तो उसका हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि कहीं ना कहीं अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए आप, और जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा साथ साथ कोशिश कीजिएगा मतलब आंसर करते जाने का, अन्यथा साथ साथ देखते चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिसमें एक से अधिक साधारण वाक्य हो तथा वह किसी संयोजक शब्द से जुड़े हो उसे कहते हैं। तो जिसमें एक से अधिक साधारण वाक्य हो और संयोजक से शब्द से जुड़े हो तो उसी को क्या कहा जाता है? तो संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको परिश्रम करना चाहिए जिससे आप परीक्षा में सफल हो जाओ। उक्त उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये देखिएगा तो मिश्र या मिश्रित वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि मिश्र या मिश्रित वाक्य क्या होता है कि एक वाक्य का एक पोर्शन जो है ना वो दूसरे भाग पे डिपेंडेंट होता है। जिसमें इसमें कह रहा है कि आपको परिश्रम करना चाहिए, यानी आप परिश्रम कीजिएगा तभी सफल लगेगा, नहीं एक दूसरे पे आश्रित है। तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। तो विधेय क्या होता है कि वाक्य का ऐसा भाग जो उद्देश्य को दर्शाता है। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि उसका जो भाई है वो धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, यानी मेनली तो ये कहना है पर्पस है कि उसका भाई जो है वो धार्मिक पुस्तक अधिक पढ़ता है। तो ये हो जाएगा आपका इस सेंटेंस, इस वाक्य का विधेय। तो सही जवाब हो जाएगा धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ना। विधेय वही होता है भाग का ऐसा पोर्शन जो उद्देश्य को दर्शाता है इसमें। तो इसमें वही दर्शाना चाह रहा था, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रिया से कविता पढ़ी जाती है। तो इसमें प्रयुक्त वाच्य है। तो वाच्य जानते हैं कि 3 प्रकार का होता है, कर्तव्य वाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें कर्मवाच्य लगा हुआ है। इसको पहचानने का नियम यही है कि इसमें से या के, ये 2 चिन्ह आपको देखने को मिल सकता है जब कर्मवाच्य रहती है, के और से। और इसका परिभाषा का बात करें तो इसमें होता है कि क्रिया का सीधा या प्रधान संबंध जो होता है ना कर्म से होता है, समझ रहे हैं, कर्म से होता है, तो उसी को कर्मवाच्य कहते हैं। तो ये प्रिया से यानी कर्म से है, तो इसलिए सही हो जाएगा कर्मवाच्य। अगला है कि वैशाली ने पुस्तक पढ़ी। तो वैशाली ने जो होता है ना ने सिंबल, इस ये कृत्यवाच्य की होती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कृत्यवाच्य। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो अर्धविराम का चिन्ह कौन सा होता है? तो एक अंश और नीचे कोमा जो रहता है ना, ये अर्धविराम की चिन्ह होती है। तो सही जवाब हो जाएगा ये सी वाली जो चिन्ह होती है वो अर्धविराम की होती है। अगला क्वेश्चन है कि करकट कटकट शब्दों का क्रमशः अर्थ है। तो करकट करकट शब्द का क्या अर्थ होगा? तो ये केकरा कूड़ा, इसका जो अर्थ होता है वो केकरा कूड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से शब्द युग्म अर्थ सही भेद सही नहीं है? हस हस, एक पक्षी हंसना, रात रति, संलग्न प्रेम, यादि, आदि। नहीं, आदि आदि ये एक जैसा नहीं है, आदि का अंत हो जाएगा यहाँ देखिएगा। तो आदि का अंत या प्रारंभ होनी चाहिए, सॉरी आदि का प्रारंभ होनी चाहिए, क्योंकि आदि का प्रारंभ और आदि जो होती है ना ये मतलब सभ्यता को दिखाती है। तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका कि ये गलत युग में है। बाकी सब देखिएगा तो सही है। बाकी अगला क्वेश्चन है कि अद्य आद्य शब्द का युग्म का प्रयुक्त अर्थ युग्म है। तो इसका क्या शब्द अर्थ हो जाएगा? अद्य आद्य, तो इसका अर्थ होता है आज पहला। अद्य आद्य का अर्थ होता है आज पहला। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि कुछ भी नहीं जानने वाले को कहते हैं। तो कुछ भी नहीं जानने वाले को क्या कहा जाता है? तो अज्ञ कहा जाता है। कुछ भी नहीं जानने वाले को अज्ञ कहा जाता है, इसलिए सही जवाब होगा अज्ञ। अगला क्वेश्चन है कि वह जिस पर विषय प्राप्त कर ली हो वाक्यांश का अर्थ प्रकट करने वाला शब्द है। तो वह जिस पर विषय क्या प्राप्त कर लिया यानी विजित, यानी जिसको जीत लिया गया, विजित। अगला क्वेश्चन है कि छल का विलोम होगा। तो छल का विलोम यानी उल्टा शब्द क्या होता है? निश्चल होता है, छल का निश्चल। अगला क्षणिक यानी थोड़े टाइम के लिए, क्षण भर के लिए क्षणिक बोलते हैं ना, क्षण भर के लिए, तो वही क्षणिक थोड़े टाइम के लिए। तो क्षणिक का उल्टा होता है शाश्वत। तो सही जवाब हो जाएगा शाश्वत। अगला क्वेश्चन है पुरातन का विलोम होता है। तो पुरातन यानी कोई चीज़ पुराना चीज़ जो होता है ना पुरातन, उसी को। तो पुरातन का हो जाएगा नवीन। तो सही जवाब होगा नवीन। अगला क्वेश्चन आयात का विलोम है। तो आयात यानी कोई चीज़ बाहर से आ रही है, तो उसका उल्टा हो जाएगा निर्यात यानी चीज़ें जा रही है। बोलते हैं ना कोई वस्तुएं आयात निर्यात, तो किसी वस्तुएं का आयात निर्यात हो रही है। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है?
दामोदर, जनार्दन, चक्रपाणि। तो दामोदर ये भी विष्णु का है। हर जो है ना ये महादेव का पर्यायवाची शब्द होता है। फिर हरि आता तो ये हरि जो है ना वो विष्णु का होता है, हर जो है ये महादेव का होता है, तो इसलिए ये सही जवाब हो जाएगा। बाकी सब देखिएगा तो ये विष्णु का ही पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि आँख का पर्यायवाची नहीं है। आँख का पर्यायवाची अक्ष, कछु, दृग, दीप। तो दीप देखिएगा ना, एक मिनट में थोड़ा सा रीअरेंज, नहीं सही है। दीप जो है ना वो दिन का पर्यायवाची होता है। बाकी सब देखिएगा तो ये सब नेत्र का ही यानी आँख का ही पर्यायवाची है। दीप जो वो दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है कि बाहु किसका पर्यायवाची नहीं है। बाहु, इसको हम ऑप्शन से करते हैं। हस्ती, हस्ती जो है ना ये हाथी का पर्यायवाची होता है। बाकी सब जो है ना ये बाहु का पर्यायवाची है, तो सही जवाब हो जाएगा हस्ती, क्योंकि ये हाथी का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेट नंबर दूसरा है। इससे पहले का अगर आप कर लिए हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा कोशिश कीजिएगा कि उसको एक कर लेने का। एक सेट हो चुका है, उसमें भी काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि वो भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि समचीनी का पर्यायवाची है। तो समचीनी का जो पर्यायवाची होती है ना, पर्यायवाची समचीनी का जो पर्यायवाची है वो आपका नवीन हो जाएगा। यानी समचीनी प्राचीन होती है ना, उसी तरह समचीनी का नवीन जो पर्यायवाची हो जाएगा नवीन। इसको और नवीन बोल लीजिए या नया, अभिनव, नूतन, यही सब जो है इनका पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है कि ओछा आदमी अधिक इतराता है के लिए उचित कहावत है। तो ओछा आदमी अधिक इतराता है यानी अधजल नगरी छलकत जाए। इसका जो कहावतें होती हैं अधजल नगरी छलकत जाए, तो ये सही जवाब हो जाएगा आपका, ये कहावतें हैं। अगला क्वेश्चन है कि साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं, इस अर्थ को कहने वाले लोग कहते हैं क्या। तो यानी जल में रहकर मगर से वैर ठीक नहीं, यानी जल में रहते हुए मगरमच्छ होता है ना, उससे वैर ठीक नहीं, क्योंकि जल का बादशाह उसी को कहा जाता है, इसलिए। तो सही जवाब हो जाएगा जल में रहकर मगर से वैर ठीक नहीं। अगला क्वेश्चन है कि अंत या समाप्त होने को दर्शाने वाले मुहावरा। तो जब कोई चीज़ को शुरुआत करते हैं तो बोलते हैं ना श्री गणेश करना, तो उसी तरह से उसका समापन या अंत करते हैं तो उसको बोलते हैं इतिश्री होना। इतिश्री होना, तो सही जवाब होगा इतिश्री होना। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द विदेशी है। तो विदेशी, अदालत जो है ना ये विदेशी शब्द है, बाकी सब मतलब देसी है। अदालत जो है ना ये बाद में आया अंग्रेजों के टाइम वगैरह में, तो अदालत जो है ये का विदेशी शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। तद्भव यानी ऐसा शब्द जो संस्कृत से लिया गया हो, या संस्कृत वाले शब्द को तो तत्सम कहते हैं, उसी का बदला हुआ रूप तद्भव कहलाता है। तो कृष्ण ये तो तद्भव है, तो तद्भव कौन, ये तत्सम है, इसका बोल रहा है तद्भव, तो तद्भव इसका हो जाएगा कान्हा, उसी का जो है कृष्ण का ही कान्हा उन्हीं का पर्यायवाची है, और कान्हा सही आंसर हो जाएगा, वो तद्भव रूप है इसका। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम यानी वैसा शब्द जो संस्कृत का हो, यानी संस्कृत से लिया गया, उसको तत्सम कहते हैं, तो तत्सम नहीं है। तो धन्य, जमाई, परपट, मकसद। तो जमाई जो है ना ये तत्सम शब्द नहीं है, बल्कि ये कौन सा शब्द है, तो ये तद्भव शब्द है, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द नहीं है। संस्कृत में जमाता होता है, जमाई का जो है संस्कृत यानी तत्सम में जमाता होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ये तद्भव रूप है। अगला क्वेश्चन कि इनमें से किस विकल्प में एडजॉर्न का समानार्थक हिंदी शब्द है। तो एडजॉर्न का होता है स्थगित करना, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की, इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है। एक्नॉलेजमेंट यानी पूर्व की कोई बात, यानी नहीं पावती, ये सही है। उसके बाद ऑडिटिंग, लेखा परीक्षण, ये भी सही है। उसके बाद एंटीसीडेंट्स, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना होता है, लेकिन एंटीसीडेंट होता है ना, इसका मतलब होता है पूर्व की कोई घटना, यानी पूर्व की कोई बातें होती है तो उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, तो ये सही नहीं होगा। बाकी देखिए तो एप्लीकेंट मतलब आवेदक, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन
एक मिनट फिर से कर दे रहा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाए, क्योंकि एंटीसीडेंट मतलब होता है पूर्व की कोई बात जो घटना होती है ना, उसी को कहते हैं। ऑप्शन 27 नंबर है ना। अगला क्वेश्चन है कि 28 नंबर, कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द गुरु से संबंध नहीं है? तो गुरु को देखिएगा ना, ये पृथ्वी अलग शब्द हो जाएगा, बाकी गुरु के लिए भारी, बड़ा, आश्रय ये कई बार मतलब यूज़ होती है, लेकिन पृथ्वी अलग शब्द हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन कि ऐसना का अर्थ है, तो ऐसना का जो अर्थ होता है ना, वो आपका होता है अभिलाषा। ऐसना अभिलाषा, तो सही जवाब हो जाएगा अभिलाषा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक हैं, तो गोदान किसकी रचना है? तो गोदान जो ये प्रेमचंद की रचना है, तो सही जवाब होगा प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है कि खरी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकलती है? तो खरी बोली जो है वो हिंदी के किस स्वरूप से निकलती है? तो वो पश्चिमी हिंदी से निकलती है, तो पश्चिमी हिंदी जो इसका सही जवाब होगा कि खरी बोली पश्चिमी हिंदी से आती है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भाषा होती है, तो राष्ट्रीय भाषा कैसी होती है? अधिकतर राज्यों की भाषा, राज्य विशेष की भाषा, राष्ट्र की राजधानी की भाषा, राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा। तो इसका जो सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा ना, वो आपको हो जाएगा राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा, उसी को राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है, क्योंकि जो मतलब भाषाएं जो बोली जाती है उन्हीं को राष्ट्रभाषा बोला जाएगा। तो राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा को राष्ट्रीय भाषा बोलते थे। आगे का जो सवाल है ना, वो आपका गद्यांश है, ध्यान रखिएगा, जो आपको पढ़ के आंसर देने रहते हैं। हम आपको ये वाला दिखा दे रहे हैं, मतलब आपको जो है दिखा दे रहे हैं, आप पढ़ के खुद से बना लीजिएगा, इसको आसान होती है, तो इस पर टाइम क्यों लेना, इसलिए आप लोग खुद कोशिश कीजिएगा खुद से बना के कर लेने का। और उसका अगर आंसर आप लोग कर पाते हैं तो ठीक है, ना तो कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर जो है पिन कर देंगे, आगे से वो भी बताते चल जाएंगे। तो ये आप लोग पॉज करके वीडियो पढ़ते जाइएगा और इसका कोशिश कीजिएगा आंसर देने का। दिखा दे रहे हैं बस अच्छे से, आप लोग पॉज कर करके पढ़ के बना लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम में वो भी रहेगा। तो 37 क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं। आगे का जीके पूछेगा आपसे, 37-38 क्वेश्चन होंगे, बाकी के जीके पूछेगा, तो आप जीके की ओर चलते हैं। तो जीके में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन है, तो सत्य कथन चुनने को बोल रहा है। ऑक्सीजन अणु में एकल संयोजन आबंध है, तो ऑक्सीजन में जो है ना एकल नहीं होता है, वो द्वि ससंयोजी बॉन्ड होता है, तो इसलिए इसका ये भी गलत है। उसके बाद कॉपर सल्फेट आयनिक यौगिक है। कॉपर सल्फेट जो है ना, ये अकार्बनिक यौगिक है, वो आयनिक नहीं है, अकार्बनिक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद H2S ससंयोजी यौगिक है, ये बात सही है कि H2SO जो है ना, ये हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जो है आपका ससंयोजी यौगिक है, तो सही जवाब हो जाएगा ये आपका। उसके बाद जो CO2 और CaO दोनों आयनिक यौगिक, ये भी कार्बनिक यौगिक है, ये आयनिक नहीं है बल्कि अकार्बनिक यौगिक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन यानी फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो इसमें लकड़ी का जलन देखिएगा तो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जला हुआ लकड़ी से फिर से लकड़ी नहीं बना सकते, इसको को रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। बाकी सब दिखेगा तो वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगला क्वेश्चन की एक मिनट थोड़ी सी, हाँ, 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जो 2023 में पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार 97 क्या हो गया यार, 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया? तो ये गोवा के जो है ना दामोदर मोजो, इसको मिला। तो आप ये करंट का क्वेश्चन है, आप और अच्छे से याद रखिएगा कि दामोदर मोजो को मिला है, जो कि गोवा का रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी कब वर्चुअल CSO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? तो CSO की शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है ना, चूँकि भारत कर रहा है इसलिए पूछा गया, तो ये 4 जुलाई 2023 को हो चुका है। 4 जुलाई 2023 को इसकी वर्चुअल मीटिंग थी, तो चूँकि इंडिया कर रहा था इसलिए क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए सही जवाब होगा इसका 4 जुलाई को। आप में शायद ही पूछेगा, आप घबराइए नहीं, पुराना करंट अफेयर्स इतना पुराना नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संघ परिषद कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध परिषद जो है ना वो वैशाली में हुई थी। दूसरा पूछा जा रहा है, तो वैशाली में होगी, और इसका कौन करवाया था? तो कालाशोक के टाइम पे हुआ था, तो और वैशाली में हुई थी। अगला क्वेश्चन इस साइड है, तो चलिए देखते हैं।
अ, पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा जाता है? तो श्वेत कमीशन भारतीय इतिहास में किसको कहा गया है क्रांतिकारी पीरियड में? तो साइमन कमीशन को जो है ना, जो कि आई थिंक कब आई थी, तो 1927 में आई थी। तो साइमन कमीशन को ही श्वेत कमीशन कहा गया था। उसका रीज़न था कि उसमें जो 7 सदस्य थे वो सातों के सातों अंग्रेज थे, उसमें एक भी इंडियन नहीं थे, इसलिए उनको श्वेत कमीशन कहा गया। तो ध्यान रखिएगा कि उसी को श्वेत कमीशन कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया? तो विलियम बेंटिक द्वारा जो है ना, ये दास्ता का अंत, सती का अंत, उसके बाद जाके एक मिनट, ये दास प्रथा का जो अंत है ना, ये विलियम बेंटिक नहीं किया था। बाकी ठगों का और सती प्रथा और ये धर्म में परिवर्तन के कारण, ये ठगों का और सती प्रथा का तो विलियम बेंटिक ही किया था, ये भी विलियम बेंटिक, लेकिन दास्ता का अंत जो दास प्रथा का अंत वो विलियम बेंटिक नहीं किया था, इसलिए सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि 45 नंबर, डैश को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। तो उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो अध्यक्ष तो अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, फिर अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी को हरीश चंद्र मुखर्जी बोलते हैं, हरीश चंद्र मुखर्जी, तो वो एच.सी. मुखर्जी थे उपाध्यक्ष। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आया हुआ। अगला क्वेश्चन कि वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो ओजोन परत जो है मुख्यतः वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आपके एसी वगैरह से निकलती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रही है। अगला क्वेश्चन कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो दक्षिणतम अक्षांश पूछा जा रहा है, तो आप लोग को पता होगा कि हमारा इंडिया, सबसे पहले क्लियर करनी है, जैसे कि विषुवत रेखा के दक्षिण में, दक्षिण में नहीं, उत्तर में पड़ती है ना, आपको याद रखनी है। तो दक्षिणतम बिंदु कहाँ से होती है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, याद रखिएगा कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से जो है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में होता है। आपको याद रखनी है कि नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश में होता है, यही आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा भारत जो है विषुवत रेखा के ऊपर यानी उत्तरी भाग में पड़ती है, तो इसलिए उत्तरी अक्षांश पे। और पूरब से पश्चिम की ओर पूछे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर होती है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से पूरी पृथ्वी का, आई थिंक ये बात को आप समझ रहे होंगे, जैसे पूरी पृथ्वी है ना, तो इससे एक वर्चुअल लाइन, मतलब किसी जगह को पॉइंट आउट करने के लिए वर्चुअल लाइन से इसको डिवाइड किया गया। तो अगला क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो गोदावरी नदी, जिसको कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और दक्षिण की गंगा इन्हें कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को ही दक्षिण का गंगा कहा जाता है। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये महाराष्ट्र से, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में भी एक जगह पड़ती है त्रयंकेश्वर, तो वहीं से निकलती है। तो याद रखिएगा गोदावरी, और वो दक्षिण की गंगा कहा जाती है, और महाराष्ट्र के त्रयंकेश्वर, जनरल स्टेट पूछेगा वो नाम थोड़ा सा त्रयंकेश्वर ऐसे पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि एक मिनट गलत जगह टच हो जाने के बाद यही होती है। अगला क्वेश्चन है कि कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, अक्षांश, समुद्र से दूरी, पृथ्वी की परिक्रमण गति, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। तो कारक जो जलवायु को प्रभावित करता है, तो पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति होती है ना, जो आप 24 घंटा में जो पृथ्वी एक बार परिभ्रमण कर लेती है, तो इसके वजह से दिन और रात होता है। इससे जलवायु पे प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि इससे दिन और रात होता है। बाकी देखिए अक्षांश भी मायने रखती है कि जैसे अपना अक्षांश जो है ना कर्क रेखा के पास पर, मतलब अपना इंडिया से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, इसलिए वहाँ गर्मी पड़ती है। तो इसी तरह समुद्र तल से दूरी भी प्रभावित करती है। परिक्रमण यानी सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जिसके लिए 365 दिन लगते हैं पृथ्वी को, तो उससे गर्मी ठंडी आता है। लेकिन परिभ्रमण जो करती है ना, अपने अक्ष पे जो घूमती है पृथ्वी, उसकी वजह से दिन और रात होता है। तो वो जलवायु परिवर्तन, अच्छा क्वेश्चन है, और दूसरे एग्जाम में भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? तो श्वेत रक्त कणिका जो है ना, जिससे ब्लड में होती है ना 3 चीज़ें, श्वेत रक्त कणिका
फिर होती है लाल रक्त कणिका, उसके बाद एक प्लेटलेट्स होती है। तो श्वेत रक्त कणिका का जो है ना काम, वो संक्रमण से लड़ना होता है, इनका काम है जो मुख्य वो संक्रमण से लड़ना। बाकी लाल रक्त कणिका देखिएगा तो वो ऑक्सीजन का परिभ्रमण करती है, ऑक्सीजन का जो है परिभ्रमण करने का काम करती है। उसके बाद जाकर प्लेटलेट्स वो खून के थक्का होने में इम्पोर्टेंट होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में पानी और पोषक तत्व के परिवहन के लिए संवहनीय ऊतक को कहा जाता है। तो पौधों में पानी यानी पानी को जल कहते हैं, तो जल जाइलम, सीधे याद रखिएगा कि जल का परिवहन जल जाइलम से होते हैं। और दूसरा दो ही तरीके की होती है, फ्लोएम जाइलम। जल जहाँ देखिए आपको जाइलम लगा देना है, और दूसरा पूछे तो फ्लोएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है। तो अम्लीय जठर रस जो है वो कहाँ से निकलता है, तो वो अमाशय से निकलता है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा अमाशय से। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है। तो श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है, अच्छा हाँ, जो ये आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गई है, तो संक्रमण से लड़ना, वही मैं कंफ्यूज था कि ये ऑप्शन क्वेश्चन रिपीट हो गई, ये संक्रमण से लड़ना इसका मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा इंसुलिन पैदा करता है। इंसुलिन वही जो मधुमेह यानी क्या बोलेंगे इसको, डायबिटीज से बचाती है। तो ये कहाँ से निकलती है, तो ये अग्न्याशय से निकलती है, ध्यान रखिएगा अग्न्याशय से निकलती है, तो सही जवाब हो जाएगा ये अग्न्याशय, और वो अमाशय है। दोनों में थोड़ा सा शब्दों का डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन कि नील हरित शैवाल है। तो ये नील हरित शैवाल जो है ना, ये फोटोसिंथेसिस करती है, इसलिए ये सोपोसी है, ध्यान रखिएगा, ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, इसलिए सोपोसी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। दुग्ध शर्करा, तो लैक्टोज जो है, लैक्टोज को ही दूध शर्करा कहा जाता है, क्योंकि लैक्टोज जो है वो दूध में पाया जाता है, इसलिए दूध शर्करा कहते हैं। सिंपल सी लॉजिक है। अगला क्वेश्चन कि 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये सेम क्वेश्चन और भी कई सारे सेट में मिला था, तो ये नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला देखते हैं, जीके और हिंदी का दोनों के मिला के जो है आपके एग्जाम में वो 75 क्वेश्चन रहने वाले, 50%। तो ये दोनों सब्जेक्ट ऐसा है कि आप थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ लिए तो आप प्रैक्टिस सेट से भी अच्छा कीजिएगा, और लास्ट टाइम में प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। तो चलिए, आकाश में उड़ते पक्षी में होती है। तो आकाश में उड़ते पक्षी चूँकि हाइट पे है तो स्थितिज ऊर्जा भी होगी, और उड़ रही है यानी गति है तो गतिज ऊर्जा, तो इसमें दोनों ऊर्जा होती है। इस तरह ये सब जो क्वेश्चन है ना, वो आपके कंपटीशन एग्जाम में, अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में ही जो पूछा गया उस वहीं से लिया गया है। तो ये मैं सोचिए ये कैसा क्वेश्चन है, कुछ हो सकती है उटपटांग लगे, लेकिन कंपटीशन में ऐसी ही पूछी जाती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। तो कौन सी गैस अवशोषित करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है फोटोसिंथेसिस के बाद, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। अगला क्वेश्चन है कि एमसीबी को लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। तो एमबीसीज होती है ना, वो शॉर्ट सर्किट से बचाती है, वो किस सिद्धांत पे काम करती है, तो वो धारा के चुंबकीय प्रभाव पे काम करती है। तो सही जवाब हो जाएगा धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय 1942 के समय जो कौन था, तो याद रखिएगा उस समय जो वायसराय थे वो लिनलिथगो थे, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जो है गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे, और उस समय लिनलिथगो जो है वो वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश से विधानसभा चुनाव 2022 में किस पार्टी को बहुमति मिली। तो पता है कि यूपी में जो अभी किसकी सरकार है, तो जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की है, जो कि आपकी 402 में से कितना सीटें उनके पास है, तो 255 है, आई थिंक 255 सीटें बीजेपी के पास है, और वो बहुमत में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर का पीतल नगरी उपनाम है, यानी उपनाम, शहरों का जो उपनाम है वो पूछा जा रहा है, पीतल नगरी किसको कहते हैं। तो पीतल नगरी जो है ना, वो आपके मुरादाबाद को कहा जाता है। जैसे लखनऊ को क्या कहते हैं, नवाबों या बागों का शहर कहते हैं, नवाबों का शहर लखनऊ। तो उसी तरह मुरादाबाद को पीतल का नगरी कहते हैं। उसी तरह एक दो याद रख लीजिएगा, जैसे गोरखपुर को क्या कहते हैं, गीता प्रेस या नाथ नगरी कहते हैं। फिर
आपका महिलाबाद। महिलाबाद को आमों का शहर कहा जाता है, आमों का शहर जो शहर है वो महिलाबाद को कहा जाता है। तो ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटेन की महारानी की घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा था। तो आपको ध्यान होगा कि जब 1897 की क्रांति खत्म होगी तो 1858 में वहाँ के जो ब्रिटेन मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन ख़त्म करके डायरेक्ट महारानी यानी ताज का शासन आ गया था। तो वो इसके लिए जो घोषणा पत्र की जो मतलब घोषणा पत्र जो पढ़ी गई थी वो कहाँ पढ़ी गई थी, तो इलाहाबाद में पढ़ी गई थी। और उसमें डेट आपको पूछना कि याद रखना कि 1 नवंबर 1858 को एग्जैक्ट डेट रखना है, क्योंकि कई एग्जाम में वो भी पूछा जाता है कि किस डेट को। तो 1 नवंबर 1858 को पढ़ा था और इलाहाबाद में ये पढ़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस जिले में वर्ष 2004 में लोकवाणी सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना शुरू हुई। किस जिले में वर्ष 2004 में लोकवाणी सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना शुरू हुई। हाँ, तो ये यूपी सरकार की योजना थी जो 2004 में जो है ना आपका सीतापुर में स्टार्ट हुआ था। बाद में इसको पूरे जो 75 जिले हैं वहाँ लागू किया गया, लेकिन शुरुआती तौर पे 2004 में जो वो सीतापुर में लागू किया गया था इस योजना को। अगला क्वेश्चन है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों की सूची में विशेष स्थान पर कौन रहा। तो आप लोग को पता होगी कि सारी योजनाओं को मिलाकर एक खेलो इंडिया योजना शुरू की गई। तो राष्ट्रीय खेलों तो उसके तहत जो है ना इस बार की कराई गई थी। तो ये इसमें महाराष्ट्र जो है ना आपका सबसे आगे रहा था, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा विशेष स्थान पर था, तो यानी महाराष्ट्र जो है सबसे आगे था और पहला स्थान पर रहा था। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार वो राष्ट्रीय खेलों की सूची है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किस शहर में किया गया था। तो पहली बार जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो कि सारी योजनाओं को मिला के बनाया गया, तो ये का आयोजन किस शहर में हुआ। तो ये दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा कि इसको दिल्ली में आयोजित किया गया था। यही दिसंबर में ही 10 से 17 दिसंबर के बीच जो हो रही थी ये गेम। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो है ना ये कब मनती है, तो 13 अक्टूबर को। कैलेंडर वाली चीज़ से आपको याद रखनी है कि किस डेट को कौन सा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल या मतलब मनाया जाता है, जो भी चीज़ें वो याद रखनी है कि जोखिम न्यूनीकरण दिवस जो है ये आपका 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे इनकोर सॉफ्टवेयर का संबंध किससे है। तो इनकोर सॉफ्टवेयर जो है अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में भी रहा था। तो ये किस में था, तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने इसका प्रयोग किया, यूज़ में लाया है इस सॉफ्टवेयर का। तो सही जवाब हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में भारत के प्रथम स्थान पर कौन रहे। तो ये एक इंडेक्स है हुरून इंडिया रिच लिस्ट, यानी अमीरों का जो है एक लिस्ट है। तो उसमें जो पहले स्थान पे जो मुकेश अंबानी रहे थे, दूसरे पे गौतम अडानी थे, उसके बाद जाके आई थिंक तीसरे पे जो है ना वो रहे थे ये साइरस पूनावाला जो ये तीसरे स्थान पे रहे थे, बाकी गौतम अडानी दूसरे पे थे। तो पहले स्थान पे मुकेश अंबानी थे, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश में नई प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं। तो हाल ही फिलहाल में जो नया प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन जो है ये न्यूजीलैंड में बनी है। तो याद हो जाए तो ध्यान रखिएगा, ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन है अभी। अगला क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस जो है ना ये आपका कब मनती है, तो आपको पता होगा वो आपका 8 नवंबर को मनाया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा 8 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर की काला बुरानी ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन रहा। काला बुरानी ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन रहा था। तो ये जो है ना 2023 में हुआ था हाल ही फिलहाल में। और इसमें भारत के जो है ना राजकुमार रामनाथन, ध्यान रखिएगा ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन देख लेते हैं। तो भारत के ही खिलाड़ी थे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए पूछा गया कि भारत के ही जो खिलाड़ी थे। एक बार मैं ऑप्शन में देखता हूँ। हाँ, ऑप्शन ए जो है राम कुमार रामनाथन ये बने थे, इसलिए ये सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है जो 74 नंबर की महालक्ष्मी योजना और राजीव आरोग्य
श्री स्वास्थ्य योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये जो दोनों योजनाएं हैं ना, अभी हाल फिलहाल में कर्नाटक में जो है कांग्रेस की सरकार आई, कर्नाटक में भी आई और एक जगह और हाल फिलहाल में हुई थी यार, तो तेलंगाना में थी ना, नहीं हाँ तेलंगाना में जो अभी सरकार बनी थी हाल फिलहाल में, तो वहीं जो है ना नई सरकार इस योजना को जो वादा किया था कि ये दोनों योजनाएं चलाई जाएगी, तो वो स्टार्ट कर दी गई। तो इसलिए ये दोनों को है। महालक्ष्मी योजना में क्या थे कि महिलाओं के लिए जो है ना बस की सुविधा फ्री कर दी जाएगी, और राजीव आरोग्य योजना में क्या था कि इंश्योरेंस कराने का बीमा योजना है एक तरह से। तो इसमें 10 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा देने का प्रावधान है। तो ये दोनों योजना अभी हाल फिलहाल में तेलंगाना सरकार द्वारा स्टार्ट की गई, जहाँ की कांग्रेस की सरकार बनी है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब अपने राज्य और देश के जो है ना प्रथम वाला याद रख लीजिएगा, फर्स्ट टाइम कौन बनाया था। जैसे अब देखिएगा आपके राज्य का यूपी के, तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत थे। और प्रथम उपराज्यपाल उप मुख्यमंत्री पूछा जा रहा है कुछ क्वेश्चन में, तो वो चौधरी नारायण सिंह थे। तो सही जवाब हो जाएगा चौधरी नारायण सिंह। उसी तरह और राज्य में और देश में प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि देश की पहला और राज्य में भी मतलब पहला वो सुचेता कृपलानी ही थी, जो कि यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन कि और इसके रिलेटेड एक फैक्ट है कि प्रथम महिला राज्यपाल, जो कि देश का भी पहला थी और राज्य की भी पहली थी, सरोजिनी नायडू। उसके बाद अभी वर्तमान में राज्यपाल देखिएगा तो वो शायद आनंदीबेन पटेल है, आनंदीबेन पटेल। तो ये रहा आज का 75 क्वेश्चन का डिस्कशन करिए, प्रैक्टिस करिए। कैसा लगा क्लास आप लोग फीडबैक दीजिएगा, उसके बाद जाकर इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए। आपको एग्ज़ाम में इससे ज़रूर बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप साथ साथ अच्छे से करते जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पिछला क्लास कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।